नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौरी कुंड केदारनाथ मार्ग से लापता हिमांशु नेगी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। साथ ही परिजनों से हिमांशु नेगी की खोजने का भरोसा भी दिलाया। सीएम धामी ने कहा कि हिमांशु की खोजबीन जारी है और सरकार उनके साथ है। आपको बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर से सटे परवाड़ी गांव का हिमांशु नेगी केदारनाथ काम करने गया था, लेकिन बीती 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा के बाद से लापता चल रहा है। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां अक्सर अपने कारनामों के लिए सुर्खियों में रहने वाली राजधानी दून की यातायात पुलिस अपने एक और कारनामे के लिए सुर्खियों में है। और इस बार राजधानी की यातायात पुलिस ने किसी और को नहीं बल्कि सरकार में राज्य मंत्री पंडित राजेंद्र अंथवाल की उस गाड़ी का ही ऑनलाइन चालान काट दिया जो उनकी है ही नहीं। दरअसल बीती 16 अगस्त को यातायात पुलिस ने देहरादून में एक मोटरसाइकिल का ऑनलाइन चालान काटकर उसको राज्य मंत्री को भेज दिया। आपको बता दें कि इस चालान में मोटरसाइकिल सवारों की फोटो भी लगी हुई है, लेकिन राज्य मंत्री के पास इस नंबर की कोई मोटरसाइकिल है ही नहीं। डिटेल तो उसमें मोटरसाइकिल, उसमें 2 लड़के बैठे हुए बगैर हेलमेट के, और उन्होंने उसकी बाइक का नंबर UK 15B 6777 और मेरी गाड़ी का नंबर है UK 15B 6667 और उन्होंने उसको मोटरसाइकिल का वो आ रखा फोटो। और उत्तराखंड बीजेपी अपने संगठन को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में बीजेपी द्वारा संगठन वर्ष सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत भारी तादाद में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है, तो एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे समयबद्ध तरीके से हर एक 5-6 वर्षों में संगठन के लिए पुनर्निर्माण का क्रम शुरू होता है, जिसके तहत पहले सदस्यता अभियान होती है, फिर संगठन की पूरी रचना बनती है मंडल से लेके राष्ट्रीय स्तर। उसी क्रम में 1 सितंबर से हमारा सदस्यता अभियान 2023 का शुरू हो रहा है, जिसका आज उत्तराखंड में प्रशिक्षण वर्ग था और काफ़ी उत्साह उत्तराखंड की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड देवभूमि के लोग भारतीय जनता पार्टी से सदस्य के रूप में जुड़ेंगे। प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य ऐसा रखा है, लेकिन हम हर बूथ पर इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने गुलदार के हमलों को देखते हुए वन अधिनियम में बदलाव किए जाने को लेकर उत्तराखंड में एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। गैरसैंण में विधानसभा के बाहर तख्ती लेकर अपनी मांग को उठाते हुए भाजपा विधायक दिलीप रावत नजर आए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गुलदार का आतंक छाया हुआ है, जिससे वहां के लोग डरे हुए हैं। सरकार गुलदारों के बढ़ते हमले को देखते हुए एक दिन का विशेष सत्र बुलाए, जिससे सभी पहलुओं पर विधिवत वार्ता हो सके। देखिए, मैंने ये जो आज अपना विरोध प्रकट किया है वो वर्तमान जो हमारे वन अधिनियम है उसके खिलाफ किया है, और ये वन अधिनियम के कारण पूरा उत्तराखंड बहुत परेशान है। एक तरफ हमारे जितने भी विकास कार्य हैं वो सारे अवरुद्ध पड़े हैं और इतनी फॉर्मेलिटीज हैं कि आप विकास कार्य कर नहीं सकते वन अधिनियम के आड़ में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि कोई भी संवेदना नहीं है, चाहे वो मैं तो माननीय न्यायालय से भी कहूँगा कि वो भी बिना देखे भाले जो हैं कभी कभी ऐसे आदेश दे देते हैं कि जो लोगों पर बहुत भारी पड़ते हैं। हमारे यहाँ इस समय मेरे क्षेत्र में परसों गोदी से छीन कर ले गया है बाघ एक बच्चे को, और ये समझो इस बात को कि हम उनको मार नहीं सकते, हम उनके खिलाफ कुछ काम वन्य जीव के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। और सरकार को मैंने निवेदन किया है कि बहुत कम जो है उनका जो मृतक हैं, जो वन्य जीव के से जो आक्रांतित होकर जो मरे हैं, उनके जो 6 लाख रुपया बहुत कम होता है। किसी परिवार का अगर चिराग बुझ जाए
और उसको 6 लाख देखें तो मैं समझता हूँ ये तीसरी हो जाती है जिम्मेदारी से, तो ये ठीक नहीं है। और उनको मुआवजा ज़्यादा कम से कम 15 और 20 लाख रुपए होना चाहिए। और पहाड़ों में बाघ जो है, गुलदार विशेषकर, जो सबसे ज़्यादा इतने बेतरतीब फैल गए हैं कि उनको मारने का शेड्यूल 1 से उनको इस श्रेणी से हटा देना चाहिए और उनको तुरंत मारने का आदेश। खबर उत्तराखंड के गैरसैंण में मानसून सत्र का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि सत्र के दूसरे दिन काफी हंगामेदार देखने को मिल रहा था। आपको बता दें कि सदन में जाने से पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि आज सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर अनुपूरक बजट को रखा जाएगा। कई विधेयक और अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि उसके साथ ही सभी को शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही को लेकर अपील की गई। ये हमारा आज हमारा दूसरा दिन है सत्र का और प्रश्नकाल से शुरू होगा। सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों की बातों को आज उठाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा आप जानते हैं नियम 58 में भी चर्चा होती है। साथ ही साथ आज शाम को 4 बजे के करीबन हम अपना सप्लीमेंट्री बजट भी आने वाला है। तो आज पूरे दिन सदन में कार्यवाही चलती। कांग्रेस के मुताबिक उत्तराखंड की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हाल ही में राजधानी देहरादून में आईएसबीटी परिसर के अंदर एक 13 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप वाली घटना ने सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि लगातार हो रही बलात्कार की घटनाएं देश और प्रदेश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कोलकाता हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये हम सब लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है कि आज पूरे देश में उत्तराखंड से लेके राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र में घटना हुई है, अभी उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है और ये अच्छे संकेत नहीं है। ये ना तो देश के लिए ना हमारे प्रदेश के लिए संकेत है। पर भाजपा जो सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही थी, आज वो कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ हुआ उस पे राजनीति तो करने चाह रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उस पे उसका कोई भी बयान अभी तक नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि ये समझ नहीं आ रहा कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। और रुद्रपुर की घटना में जो मैं कल देख रही थी कि एसएसपी रुद्रपुर ने एक बात बोली है कि पुलिस का ठेका नहीं है, तो ये बड़ा अफसोसजनक लगा। मुझे लगा कि ऐसे हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में, देवभूमि में अधिकारी इतने बेखौफ कैसे हो गए कि इस तरीके की भाषा वो बलात्कार जैसी घटनाओं पे बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कायम नहीं कर पा रही है। अधिकारियों के अंदर सरकार का कोई डर नहीं है। इस वजह से लगातार ये घटनाएं पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही है। देहरादून में हाईकोर्ट की प्रदेश सरकार को नोटिस के बाद प्रदेश में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव कराने के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निकाय चुनाव को लेकर 25 अक्टूबर की तिथि निर्धारण को लेकर सरकार और प्रेमचंद्र अग्रवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व में भी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया था, लेकिन पलटू राम प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने द्वारा किए गए दावों से 2 बार पलट गए और कोई न कोई नई समस्या को लेकर खड़े हो गए। 2-3 बार प्रदेश के नागरिक भी और पत्रकार भी जो है मूर्ख बनाए गए। प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 बार पहले भी बयान दिया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और बाद में फिर वो मुकर गए। आज भी मैं जो इन्होंने 25 अक्टूबर तक की बात है उसमें मुझे शंका है, क्योंकि अभी ओबीसी के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट ही है। परिसीमन को लेकर अभी आपत्तियां दर्ज हो रही, उन आपत्तियों का निस्तारण कब होगा, तो मुझे लगता है एक बार फिर पलटू अपनी बात से पलट। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को शोक संवेदनाएं दी गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सरकार पर समय अवधि को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार सरकार जानबूझकर सत्र की अवधि को कम करके
सभी प्रश्नों से बचना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार यह एक आश्चर्य की बात है कि आखिर किस तरह सरकार मात्र 2 दिनों में 500 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दे सकेगी। देखिए, 2 दिन में विभागवार मंत्रियों को दिन निर्धारित किए गए हैं और 2 दिन में जो विभागीय मंत्री हैं 2 दिन में अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और बाकी प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे, उनका कोई जवाब ही नहीं मिलेगा हमें। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में लगभग 60 दिन का सत्र होना चाहिए। छोटी विधानसभा है, लेकिन सरकार की नियत, सरकार की मंशा यही है कि सत्र को सीमित कर दिया जाए, जिससे हम सवालों से बच सकें। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड सरकार ने विधायकों को विदेश में इलाज कराने की सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया है। यह कदम स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है, जिससे विधायकों को बेहतर चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके। वहीं सरकार के इस ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने सवाल उठाए। उन्होंने इस फैसले को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और इसे जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया है। देखिए, तदर्थ समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है और जिसमें कहा गया है कि जितने भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और उनके आश्रित हैं, उनको जो है विदेशों में सरकारी खर्च में इलाज मिलेगा। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि जिस जनता ने आपको चुना था कि आप जनता के जख्म जो है उसमें मरहम लगाते, बजाय उनके जख्मों में मरहम लगाने के लिए आप जख्म पर जख्म दिए जा रहे हैं। तो जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत दुरुस्त करने की बजाय जो हालत खराब है, वहाँ पे आप आए दिन पढ़ते होंगे इलाज के अभाव में प्रसूता ने जन्म देते ही अपने प्राण दिए, या बच्चे ने जन्म लेते ही उसका देहांत हो गया, या दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जो है उनको समय से इलाज नहीं मिला, उनकी जान चली गई। और पहाड़ों में जितने भी अस्पताल हैं वो फर्स्ट एड हॉस्पिटल बन गए या रेफर सेंटर बन गए, वो सिर्फ रेफर करते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार ने माना है कि उत्तराखंड में इलाज नहीं है, यानी कि उन्होंने अपनी विफलता पे मोहर लगा दी है। विदेशों में इलाज की आवश्यकता पड़ गई, यानी कि देश में भी इलाज जो है नहीं है। तो बेहतर होता कि उत्तराखंड को एक हब बनाते जहां देशों से, विदेशों से लोग आते, अपना इलाज करते। ये सोच मैं समझता हूं कि उत्तराखंड सरकार की होनी चाहिए थी, लेकिन सोच जो है, विजन है नहीं, दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन है। हम तारीफ करते हैं ऐसे सरकार की जो कहती कि हम अपने यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं लाएंगे कि विदेशों से भी लोग इलाज कराने आएंगे, लेकिन सरकार जो है यहाँ इनका मानसिक दिवालियापन दिख रहा है। विदेशों में इलाज की बात कर रहे हैं, बेहतर जितना विदेशों से लोग यहाँ कम खर्च की वजह से तो इलाज कराने आते हैं, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो अन्य अस्पताल हो, चाहे एम्स हो, क्योंकि यहाँ भारत में इलाज सस्ता और अच्छा इलाज है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार जो है वो विदेश जाना चाहती है। बेहतर होता डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ाते, ताकि डॉक्टर जो है अस्पताल छोड़ के नहीं जाते, प्राइवेट प्रैक्टिस करने चले जाते हैं डॉक्टर, क्योंकि तनख्वाहें कम है, सुविधाएं कम है, उनकी सुरक्षा की बात करती सरकार। तो पूरी तरह इस पर मैं अपील भी करना चाहूँगा ऐसे विधायकगणों से जो संवेदनशील है, वो इस प्रलोभन में ना आए और सरकार के इस गलत फैसले का, इस गलत सोच का जो है विरोध करें। राज्य आंदोलनकारियों को देर से ही सही 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ नौकरी में मिल गया है। इस साल फरवरी माह में धामी सरकार ने प्रवर समिति की सिफारिशों को मानते हुए विधेयक को कुछ संशोधन के बाद राजभवन भेजा था। विधेयक को मंजूरी मिलने से 11,000 से अधिक राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस के संगठन और प्रशासन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब विधेयक को मंजूरी मिली है। इससे राज्य आंदोलनकारियों के चेहरे खिल गए हैं। चले देर आई दुरुस्त आई, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का लाभ तो मिला, क्षैतिज आरक्षण का लाभ तो मिला। माननीय उच्च न्यायालय के कहने के बावजूद भी सरकार ने इसमें कई वर्ष लगा दिए। जो चीज 2016 में मिल जानी चाहिए थी, कानूनी दर्जा मिल जाना चाहिए था, उनके परिवारजनों को रिजर्वेशन था, और जो आंदोलनकारी हैं उनको रिजर्वेशन की बात थी, क्षैतिज आरक्षण देने की बात थी, लेकिन सरकार ने उसको आज तक पेंडिंग रखा।
अब मुझे लगता है भाजपा की सरकार कुछ घबराहट में है, और लेकिन आज आरक्षण देकर निश्चित रूप से आंदोलन की भावनाओं का सम्मान करने का काम सरकार ने किया है, शहीदों के सपनों को साकार करने का काम सरकार ने किया है, और ये काम पहले हो जाना चाहिए था। पहले हो जाता तो और अच्छा रहता, लोगों को उसका लाभ मिलता। लेकिन ठीक है, देर आई दुरुस्त आई, अब दे रहे आरक्षण, वो और अच्छी बात है। और समय पर आंदोलनकारियों को, और भी जो आंदोलनकारी बच गए हैं, उनको भी चिन्हित करने का काम सरकार को करना चाहिए। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर उच्च न्यायालय से मामला निस्तारित होने के बाद आपको बता दें कि मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 दुकान और भवन स्वामियों को 2 दिन के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भवनों को स्वयं तोड़ने को कहा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण करने को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किया गया था। इसके बाद भवन स्वामी उच्च न्यायालय गए, जहां मामले के निस्तारित होने के बाद प्रशासन ने 2 दिन के भीतर सभी 101 दुकानों को नोटिस दे दिया है। देखिए, सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा हल्द्वानी के चौराहों के चौड़ीकरण, साथ साथ मंगल पड़ाव से रोडवेज जो हमारी सड़क है उसको वाइड करने की संस्तुति की गई थी। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही थी। कतिपय व्यक्तियों द्वारा इसमें लिटिगेशन फाइल्स किए गए थे। उसके बाद सभी को इसमें नोटिस इश्यू किए गए थे। एक समिति माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुक्रम में बनाई गई थी। उसके द्वारा सभी के प्रत्यावेदनों का परीक्षण किया गया, उनका निस्तारण किया गया है। उसके बाद अभी ये स्थगन आदेश खारिज हो चुका है, तो उसके क्रम में अब अग्रेतर इसमें 23 अगस्त तक का समय दिया गया है कि जो भी उसमें कब्जा धारक हैं वो अपना कब्जा हटा लें। उसके बाद लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसमें कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सब व्यापारियों द्वारा इसमें जो है विरोध करने की बात की जा रही है, कैसे निपटेंगे इस स्थिति से? देखिए, ये कार्य मैंने जैसे बताया कि सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण और सड़क सुरक्षा को देखते हुए जनहित में किया जा रहा है, और इसमें चूँकि सभी पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था, उनके प्रत्यावेदनों का भी परीक्षण किया गया, उनके द्वारा जो अभिलेख उपलब्ध कराए गए, उसके बाद इसका निस्तारण हुआ है। तो जनहित में ये कार्य हो रहा है, इसको सभी को इसमें सहयोग करना। आध्यात्मिक गुरु और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा को आज हरिद्वार में भू समाधि दे दी गई है। आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान की बेजोड़ मिसाल पायलट बाबा ने देश विदेश में ख्याति पाई थी। वहीं बिहार में जन्मे कपिल सिंह का पायलट बाबा बनने का सफर भी बेहद रोचक रहा। बता दें कि पायलट बाबा पिछले कुछ समय से गुर्दा रोग से पीड़ित थे। पहले उनका दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था और कुछ दिन पहले ही उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। लगभग 40 साल से अधिक समय से महायोगी पायलट बाबा जी के साथ जुड़ा रहा हूँ और उनकी अधिकांश समाधियों का साक्षी भी बना हूँ। रानीखेत में जब उन्होंने बड़ी समाधि ली तो कहते हैं कि वहाँ इंदिरा गांधी को देखने के लिए जितने लोग आए थे उससे दूने लोग समाधि देखने आए थे। वो संत के साथ साथ एक सैनिक भी रहे। उनके जहाज़ पर जब गोली लगी, ये बात आई है, तो वहीं फट जाना चाहिए था फाइटर जहाज़ पर, लेकिन नीचे उतरा। उन्होंने कहा कि अब ये जीवन मेरा इस काम के लिए नहीं है। जब लोगों ने पूछा कैसे बच गए तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, 2 संतों ने पकड़ के इसे नीचे रख दिया था। ख्याल है ऐसा है कि मेन हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि राजतंत्र बहुत पहले समाप्त हो चुका है, प्रजातंत्र रह गया है। तो मेरे वाणी को आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या कहा था? सन्यासिनी और सन्यासी जो महाराज के हजारों तैनात में और जो उनके मुख्य भक्तगण वो चयन करेंगे। ये उनका चुनाव का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो उनकी व्यवस्थाएं हैं। विश्व के कोने कोने में भारत राष्ट्र का नाम, हिंदुत्व का नाम और सनातन का नाम, और सबसे प्रमुख बात योग, जिनको तमाम ऋषि मुनियों ने केवल व्याख्या की, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों समाधियाँ, अपने जीवन में 108 जो है उनकी प्रतिज्ञा थी, लेकिन उन्होंने सैकड़ों से ऊपर जो है 200-300 जो भी कहा गया जो है विश्व के कोने कोने में लगाया, और यह साबित किया कि तुम अगर सबके लिए जियोगे,
सबके लिए मानवता की पुजारी बनोगे तो तुम जो है ऐसे ही अपने आप को जान सकते हो और अपने इस कला के बूते, अपने जो है इस विद्या के बूते, अपने इस आध्यात्मिक सोच के बूते उन्होंने संसार को एक रास्ता दिखाया कि तुम उस सनातन के झंडे तले पड़ रहे हो जिसमें जो है तुम चाहो तो यूनिटी को, एकता को, ह्यूमैनिटी को, ट्रस्ट को, लव को ऐसे पीस में बदल सकते हो जो वर्ल्ड पीस। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।